अस्सलाम वालेकुम। आफाक वालों की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। कल इस्लामाबाद में गुजारा, बहुत सारे सीनियर तरीन जर्नलिस्टों से मुलाकात हुई और दिलचस्प कहानियाँ सामने आई। मगर एक इंटरव्यू के लिए गया था क्योंकि नेट काम नहीं करता है। नेट इस्लामाबाद में भी कोई इतना अच्छा नहीं था कि जगह जगह तो जैमर लगे हुए हैं। ये सिक्योरिटी स्टेट है ना, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो कि जी हमारे तो अराउंड में जैमर बहुत है। मगर जहाँ जाइए, मगर हम पहले बात करेंगे अरशद नदीम पर, जिसने एक बांझ माशरे में मुआवजा कर दिया 40 साल के बाद। बांझ है ना, तो बहुत मुबारक की बात है। बिलाशुबा काबिल तहसीन है कि उसकी अपनी मेहनत है और तारीखी रिकॉर्ड भी कायम किए उसने। उस जितनी खुशी का इजहार किया जाए, मुबारकबाद दी जाए, मेरे नज़दीक कम है। मगर जिस तरीके से पूरी रात ऊधम पड़ा, तो मुझे बचपन में सुना एक वाक़या याद आया कि एक मिरासी के लौंडे की शादी तय हो गई चौधरी साहब की बेटी से, चौधरी साहब की मर्जी से। तो सारे मिरासी लौंडा कंधे पे बिठाए, शादी की डेट तक पूरे इलाके में नाचते रहे। बहुत अरसे से आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कौमों को उनकी तरक्की, खुशहाली और उनका शऊर, उनका विजडम सब देखना हो ना, तो उनका अदब, लिटरेचर देखिए, उनके स्पोर्ट्स देखिए। दुनिया के 10 बड़े मुल्क एशिया से सिर्फ 2 ही हैं जिन्हें बड़े गोल्ड मेडल 13, 14, 15, 29, चाइना और जापान मेरे ख्याल में 13 है। मेरे पास डिटेल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें जो दावा करता है ना इंडिया कि हम 2050 में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होंगे, उसका उन 10 में कहीं नाम नहीं है। तो ये सुन ले, मैंने जानबूझ के निकाला है कि 103 मेडल मिले हैं यूएसए को, जिसमें से 30 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर है और 35 ब्रॉन्ज है। और चाइना 73 टोटल है, 29 गोल्ड है, 25 सिल्वर है, 19 ब्रॉन्ज है। और फ्रांस है मेजबान जो ओलंपिक का, 54 टोटल मिले, 14 गोल्ड है, 19 सिल्वर है, बाकी ब्रॉन्ज है 21। और ग्रेट ब्रिटेन यूके 51 टोटल लिए हैं, 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 21 ब्रॉन्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया 45 लिए टोटल, 18 गोल्ड हैं और 14 सिल्वर हैं, 13 ब्रॉन्ज हैं। जापान 33 टोटल लिए, 13 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज हैं। और इटली 30 टोटल लिए, 10 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज हैं। साउथ कोरिया 3 हो गए एशिया से। साउथ कोरिया 28 लिए, 13 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 7 दूसरे हैं। नेदरलैंड 25, 11 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं। जर्मनी 22 टोटल है, 9 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं। हमें 40 साल के बाद एक मिला, तो कहते हैं ना कि मुर्दा चूम चूम के मार देंगे। 20 करोड़ रुपए का अब तक उसको इनाम का ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशान इम्तियाज के लिए मुतफ़क़ करारदाद भी पास हुई है, विच इज रियली ही डिजर्व इट। कि 92.97 पर उसने फेंका अपने जान, जो तारीख है। और उसे अकलौते की मैं उसे पिछले ओलंपिक से फॉलो कर रहा हूँ। ये भी मैं अब कहते पिछले दिनों नहीं कहा कि 27 टोटल गए 25 करोड़ की आबादी में से खेलने के लिए, 7 और 27 का एंटोरेज लेकर गए। और वराना सनाउल्लाह इटली भी घूम रहा था लंचों में, और स्विट्जरलैंड में भी घूम रहा था, और इधर भी, क्योंकि स्पोर्ट्स उसके पास आती है। 5 करोड़ पे सिंध गवर्नमेंट ने दिए जब सबसे पहले ऐलान किया, तो मैंने कहा पंजाब तो डबल ही देगा क्योंकि आबादी डबल है। तो उन्होंने बिलाखिर अभी 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया मरियम साहिबा ने। और गवर्नर टथोरी, जिसकी गवर्नर ही इसलिए है कि वो खजाने से या आसपास के लोगों को, शोबाज लोग हैं, उनसे माल पकड़ के बांटता रहे। 20 करोड़ रुपए उसने दिए हैं। उसकी गवर्नरी तो चली इस पे रही है, कभी मौलवियों के पास जा बैठता है, कभी खिलाड़ियों के पास जा बैठता है। प्रोटोकॉल, खाना पीना, लेविश लाइफ,
کیونکہ وہ ان کا ہرکارہ ہے جن کی وجہ سے پورا ملک ختم ہو چکا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں عام آدمی کی ایمانداری بھی چاہیے اور لوائلٹی بھی چاہیے، حب الوطنی بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، مگر ان تمام چیزوں سے ان کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر قرض دیکھیں خان صاحب کی شکل میں، وہ کہتے ہیں میں نے تو معافی مانگی نہیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ثابت کر دو تو مانگ لوں گا، مطلب کوئی ہم نے کوئی غلطی کی ہے جو ہم اکثر لائف میں کرتے ہیں کہ ہاں معافی مانگ لیں گے، ثابت کر دیں پہلے۔ اور وہ کہتے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب غیر جانبدار ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل تو ہوتا ہی جانور ہے، میں نے تو کہا ہے کہ سیاست سے دور ہو جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو بہت ٹائم ہے، اس حکومت کے بعد 2 مہینے خاصا 72 سال کے ہو گئے، ٹائم ہی ٹائم ہے، 150-200 سال تو بھی اور زندہ رہیں گے اور انقلاب وہی لے کر آئیں گے جیسا انقلاب وہ 3.5 سال میں لے کر آئے تھے۔ سب نے دیکھا آئی پی ایل میں ان کے لوگوں نے، انہوں نے بھی خوب ہاتھ دھوئے، سب ان ایک دوسرے کے یار دوست ہیں، مگر مجھے جو اقتدار چاہیے تو آپ میرے دشمن ہیں اگر آپ اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جن کے ممالک نے 40 50 لیے ہیں میڈل، ان کے ٹی وی نے ضرور بتایا کہ ٹی وی کا تو کام ہے سنسیشن پیدا کرنا اور ڈنکا بجانا، شور مچانا، اس کی تو روزی روٹی ہے۔ باقی رات گئے ISPR سے لے کے جسے دیکھو سب جاگ چکے تھے۔ ساتھ میں مبارکباد دینی ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو گیا ہے 2.5 روپے بجلی کا بل بڑھوانے کے بعد فی یونٹ، اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جس میں طے ہوا ہے کہ جو ٹیکس بڑھانے کم کرنے کی بات تھی تو حکومت نے کہہ دیا ٹھیک ہے جب ریونیو ہم بڑھا لیں گے تو ٹیکس کم کر دیں گے، کہ بابا مریں گے تو بیل بٹیں گے۔ اسی طریقے سے آئی پیز کا جو معاملہ ہے اسے دیکھنے کے لیے حکومت نیوٹرل ایکسپرٹ پر ایک کمیٹی بنائی گئی ایک ڈیڑھ مہینے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات گئی بات گئی، جو کہنے والے اسلام آدمی جو میں کل سن کر آئے ہوں یہ ہے کہ جو 400 ارب روپے کی گندم کا گھوٹالا ہے نا، بہت دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار کہا تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنتا اس لیے ہے کہ بیچ میں جو لوگ اسٹینڈ بائی کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو عیاشی کروانی ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں اور کسی وقت اقتدار ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جو کیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے۔ تو وہ 400 بلین روپے کا جو گھوٹالا ہے کہ پہلے گندم بیچی پھر خرید لی، اب اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک دھرنا پہلے بھیجا، دوسرا بھیجا، اور جماعت اسلامی اس وقت خوش بھی ہے کہ انقلاب بنگلہ دیش میں وہ لے آئی ہے، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ لے کر آیا ہے اور چائنا کی لڑائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر لاجیکلی ایک اگر نوٹ کریں، کل میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی تھی کہ دیکھیں جماعت اسلامی اور امریکہ کا نا رشتہ میاں بیوی والا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے مگر صلح بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک محبت ہے عقیدت کی۔ کہ کولڈ وار جب ختم ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، تو جماعت اسلامی شانہ بشانہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئی تھی افغانستان میں امریکہ کے ساتھ، کہ لاجک کیا تھی کہ دیکھیں امریکہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہاں ان کا نبی بھی ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کا کلچر بھی ہم سے ملتا ہے، اس میں مذہب پایا جاتا ہے، رسومات مذہبی پائی جاتی ہیں، اور رشیا جو ہے وہ لادین ہے۔ اب لڑائی بھی لادین اور اللہ کو ماننے والے امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے، تو جماعت اسلامی تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جو اللہ کو مانتے ہیں، مگر جب اللہ کے ماننے والوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو جماعت اسلامی چوز کرے گی کہ انہیں کون سوٹ کرتے ہیں۔ یہ پھر ایک طویل بحث ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ پھر دیکھیں کل بڑے واقعات ہوئے جب میں واپس آیا رات گئے، کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میرے سیاسی کیریئر کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت اور سیاسی ادارے کے درمیان اتنا بڑا تعاون ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یقین کریں اختیار ہنسی نکل گئی کہ خاصا بھی ایسے ہی کہتے تھے نا جمہوریت کا نگہبان باجوہ کو، اور کہ فادر قرار دے دیے گئے تھے کہ پورا نظام اور ریاستی ادارے اور حکومت ایک پیش میں ہے اور ریاستی اداروں کا کام ہی یہ ہے، بالکل ساری وہی باتیں۔ اچھا نواز شریف اور یہ شہباز شریف دونوں بھائی بڑے چلاک ہیں، جب اقتدار مل جاتا ہے، اقتدار جب تک
चल रहा होता है, मामला चल रहे होते हैं, माल बन रहा होता है, तो ये दोनों एक पेश पे होते हैं। जहां एक दूसरे बदगुमानी शुरू होती है तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो ब्लैकमेलिंग दिखा के फिर अंदर से डील कर लेते हैं और फिर वोट के साथ जो करते हैं वो आपके सामने है। मुझे अब तक याद है जब 2014 में अभी धरना नहीं हुआ था, कराची में ऑपरेशन शुरू हो चुका था MKM के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में, और बड़ी बड़ी खबरें छपाई जा रही थी। मुझसे एक वजीर ने उस वक्त के कहा, नाम नहीं लूँगा, बुरी बात होती है क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, कि मैं पहले भी ये वाक़या सुना चुका हूँ कि भाई आपको तो पता है ना ये पीपल्स पार्टी और MKM जो ना पाकिस्तान की दुश्मन है, तो नवाज शरीफ ने फौज के साथ मिलकर तय कर लिया है कि इन दोनों को छोड़ना नहीं है, अब इन्हें ख़त्म करके दम लेना है। फिर फौज ने तय कर लिया कि इन्हें ख़त्म करके दम लेना है, और फिर RTS से लेकर धरना और हमले और सारा, ये सब एक लोग हैं। हाथ जोड़ जोड़ के आपसे कहता हूं कि खुदारा अक्ल करें, आप अपनी नस्लों को बचाएं। हम लोग तो फारिग हो गए, चले गुजर गए चुके हैं ऑलमोस्ट। जो तबाही, बर्बादी, जो अजियत, तकलीफ, तन्हाई, कसमा पुरसी देखी है, अपनी औलादों पे रहम खाए, ये सब उनके फ्रंट मैन है। ये खान साहब जो दबाव बढ़ा रहे हैं कि मुझसे डील करो, अब इन्हें भगाओ। अच्छा, उन्होंने पहले ये 2 पार्टियां थी, इस पर भी जिक्र कर चुका हूँ, तो उन्हें खतरा पैदा हो गया था कि ये दोनों मिलकर कहीं हमें पीछे ना कर दें, वो एक तीसरी कुव्वत ले आए, तो वो डील तो करेंगे, मगर खान साहब को जरा टोन डाउन करने के बाद, नीचे लाने के बाद, औकात में लाने के बाद, ये समझाने के बाद कि टाइम आपके पास भी ज्यादा नहीं है। उम्र तो एक मुद्दत तक ही रहती है ना, फिर तवानाई, एनर्जी, सारी चीजें। तो उस रोशनी में जब मैं सब चीजों को देखता हूं तो मुझे मुस्तकबिल बड़ा भयानक नजर आता है। कल 10-12 जर्नलिस्टों से मुलाकात हुई, आप यकीन करें, जैसे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं, किसी एक के मुंह से खैर की गुफ्तगू नहीं सुनी। हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे रियासत का, और कहने का छोड़े जी, कोई और बात करें, ये अब रियासत नहीं है, छोटे छोटे से ग्रुप है, माफिया कहने जहां बैठे ना, इसी एरिया में 10-12 ग्रुप है, और जब सब उनके लोग हैं, कहने के हमने सहाफत करनी है ना, वो कहने के कि अब तो बयानात की भी बनकर आते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से ना टेलीकास्ट कर सकते हैं ना छाप सकते हैं। कहने खेल खत्म हो चुका है, अब इसका फैसला, और फिर बार बार आप बताएं आपका मुल्क आखिर चाहता है क्या है हमसे। मैंने कहा भाई ये तो मेरे इल्म में नहीं है, मैं उनके भी करीब नहीं हूँ, ना मैंने कभी ताल्लुकात बनाए हैं, क्योंकि कोई माल बनाना नहीं है कहीं से। तो बात यह है कि आप लोगों ने गौर करना है, आप लोगों ने सोचना है, ये सारी सियासी जमातें उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। फिर आप ये देखें, जुल्म क्या काम है, मैं साफ कह रहा हूँ कि उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जाके खिताब कर रहे हैं। माहौल ये है कि एक एक मोहल्ले में 12-12 अजानें हो रही हैं, समझ में नहीं आता है कि जो एक मैदान करबला बपा होता है यहाँ, मुझे तो डर यह है कि तहज्जुद की इशराक की अजानें भी शुरू ना हो जाएं यहाँ, और नवाफिल के लिए भी फैसला सादिर कर दिया जाए कि यहाँ अजानें हो रही हैं, कि मौलवी उनका फ्रंट मैन है, और फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भी है, इंतहा पसंदी से नफरत भी है, गली गली फैलाए भी चले जा रहे हैं। तो खुदा के लिए रहम करें इन बच्चों पर, कहीं तो इन्हें सांस लेने दें। जो कल जश्न मनाए गए, कल रात जो जारी है अशर नदीम के लिए, अगर ये सूबे और ये वफाक 5-5, 10-10 अरब रुपए खेलों के लिए कल मख्तस करने का ऐलान करते तो ज्यादा खुशी होती। ये वो हुकूमतें और ये हुक्मरान हैं जिन्होंने पार्क खा लिए चाइना कटिंग कर करके। कराची से लेकर अगर मैं जिक्र करूं, मैं किसी एक जमात का जिक्र करने नहीं जा रहा, कोई पार्क नहीं छोड़ा इन्होंने। गरीब बस्तियों में जो पार्क थे वहां अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन गई, स्कूल कॉलेज में जो खेल होते थे वो सब खत्म हो गए, कहीं वजूद नहीं रखते हैं। तो ये सिर्फ मीडिया में बार बार रोज रिपीट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो कुछ भी पॉजिटिविटी आपको नजर आती है वो टोटल मीडिया पे नजर आती है। रियासत अपना बेसिक स्ट्रक्चर खो चुकी है। ये दुरुस्त है कि अरशद नज़ीम जैसे हजारों लाखों
नौजवान हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं जो अपने तौर पे चैंपियन, उनमें से कोई एक आध उछल के जाता है, निकल के बन जाता है, तो ये उसे अपने अकाउंट में खाते में डाल लेते हैं और वो बच्चे भी कहने पे मजबूर होते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए किया। मगर पाकिस्तान उन्हें किस तक क्या देता है उसका सबूत ये कि ओलंपिक जो कॉरपोरेशन है, फाउंडेशन है, जो कमेटी है, जिस पर एक जर्नल 20 साल तकरीबन काबिल रहा और सब कुछ खत्म कर दिया उसने। कौमी खेल हॉकी खत्म हो गया। कोई है जवाब देने वाला, कोई है जवाब लेने वाला? ये एहतसाब अदालतें और ये नैब, ये सिर्फ एक दूसरे को गिराने, झुकाने, कंप्रोमाइज करवाने के लिए बनाई गई हैं और ये दायरा इसीलिए सिर्फ काम करता है कि जी नैब 9 मई के साले के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि जुर्म जब पुराना हो जाए तो उसमें सज़ा के इम्कानात ना होने के बराबर है। किसने रोका सज़ा से? आपके पास सीटीडी क्या कहलाती है, फुटेज मौजूद है ना, कैमरे हैं ना, हमने भी देखे कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं चालान पेश करते अब तक? वो कौन सा मामला है, वो कौन से हर्डल्स हैं कि आपको चालान नहीं पेश करने दे रही? तो इससे अंदाज़ा लगा लें ये सजाएं देना ही नहीं चाहते। इससे बड़ा कोई वाक़या हो सकता है कि जो हिम्मत और जुर्रत भारत नहीं कर सका वो बालाकोट भी आया तो एक वीरान इलाके में एक छोटा सा बम मार के चला गया। और आपकी सियासी पार्टी ऐसी है कि वो शोधा के मुजस्मों पर चढ़ दौड़ी, जहाज़ों को आग लगा दी, कोर कमांडर हाउस में घुस गई, GHQ में घुस गई और वो धड़ल्ले से कहता है कि जी हमारे लोग नहीं थे और मैं पहचानता हूँ वो कौन लोग थे। वो साफ कह रहा है कि इनके ISI के लोग थे, IMI के लोग थे और वट एवर जो भी, वो साफ यही कहते हैं ना। तो जनाब आपने बदलना है, आपको शऊर लेना, आपको पढ़ना लिखना है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि यहाँ कोई जमहूरियत न थी, न है और ना होगी मौजूद सिचुएशन में। मैं ये भी नहीं कहता कि बंगालियों की तरह बाहर निकलें, उनका भी इनकलाब हाईजेक हो गया क्योंकि कोई मैनी चीज़ें नहीं थी। मगर ये तय है कि दुनिया में तब्दीली जब ही आती है और वो आती है, उसके बगैर कुछ नहीं रहता। कि वो मशहूर अंग्रेजी की सेइंग है ना कि देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। मगर उस तब्दीली को अपने हक में लाने के लिए उस तब्दीली का एहसास करके उसे मैनेज करना पड़ता है। और अगर उसकी आपने तैयारी ना की हो तो वो फिर अपने स्टाइल से आती है। उसके नतीजे में पॉजिटिविटी कम, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। और यहाँ की जो हुक्मरान अशराफिया है वो आपको यही चाहती है कि आप खामोश पड़े रहें, बिजली के बिल भुगतते रहें। आप देखें ना, इससे बड़ा धोखा हो सकता है कि 2.5 रुपये बिजली के बिल बढ़े और कल धरना खत्म हो गया। जब आप तादाद बढ़ने लगी धरने में लोगों की, मैं कल 10-12 जर्नलिस्ट को मिला, मैंने आपको पहले बताया, तो उन्होंने कहा दिन में तो लोग कम होते हैं मगर रात में अब लोग बढ़ रहे थे, खवातीन भी बढ़ रही थी। वो मुकमुका हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे आप कि एक उम्मीद पैदा हुई थी गैदर करने की। अब 13 अगस्त की रात को खाशाम ने कॉल दी हुई है जिसका मंदिर पे कोई वजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उमर अयूब जैसे लोग, बैरिस्टर साहब जैसे लोग, अमीन गंडापुर जैसे लोग, मुझे उमर अयूब को देख के तो गुस्सा आता है कि जो बुराई की जड़गोद में पैदा हुआ, जहां इस बुराई की बुनियाद रखी गई कि मुल्क बनते ही सारे ख्वाब पहले मरहले में तोड़ दिए गए थे। वो आदमी आज उसका पोता जमहूरियत की, इंसानी हुकूक की और आइन की बालादस्ती की, कानून की, इंसाफ की और मेरिट की बातें करता है। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? इस पूरी असेंबली में मोर देन 60 to 70% वो बच्चे और वो लोग बैठे हैं जो मार्शल्लाओं में पैदा हुए, मार्शल्लाओं की हिमायत की, या उन्हीं की नर्सरी से। वो शेख रशीद से ही कहता है, वो तो खुद वहीं का उनका बच्चा है कि उसी नर्सरी से निकले हुए बच्चे हैं। इनसे आप उम्मीद करते हैं, और मैं आपसे कह चुका हूं कि बाइंडिंग फोर्स एक ही है जो वो खुद है। जब तक वो एहसास नहीं करेंगे, उन्हें गरीब के दुख दर्द का एहसास नहीं होगा, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इसकी उम्मीद जो लोग करते हैं, जो आपको यकीन दिलाते हैं, झूठ बोलते हैं। और ये जो मंदिर पे आपके सामने लीडरशिप है,
یہ مکمل فراڈ دھوکہ. ان کے چہرے دیکھیے, ان کے کپڑے دیکھیے, ان کے کہے ہوئے الفاظ دیکھیے, اور زمینی جو ریالٹیز ہیں انہیں میچ کر کے دیکھیے, تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. آپ اس ملک میں ظلم دیکھیں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے اور بڑھا دیے گئے. لنگر پورے ملک میں جاری ہیں, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد سے لے کے کراچی تک. میں نے دیکھا ہے, بتانے والے بتاتے ہیں کہ تقریباً 1200 سے 1500 ارب روپے سالانہ کا لنگر لٹایا جاتا ہے. کوئی سمجھدار قوم ہوتی, کوئی اجتماعیت ہوتی, کوئی شعور ہوتا, کوئی ہمت ہوتی آگے بڑھنے کی, تو ہندوستان میں تو 4-6 آئی ٹیز ہیں نا, بڑی یونیورسٹی, 20 آئی ٹی یونیورسٹی یہاں بن سکتی تھیں, اور 8 آف دی اسٹیٹ سے بھی اوپر کہیں جا کے بنتی. پوری دنیا کے بڑے ایکسپرٹس کو لا کر ہائر کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوایا, ان بچوں کو روٹی بھی دی جاتی, کپڑے بھی, اتنا پیسہ ہوتا ہے یہ. اور آج دنیا میں انقلاب لا چکے ہوتے ہیں, اب بھی لا سکتے ہیں, مگر نہیں, روٹی کھلائیں گے کہ یہ بھوک سے مرے بھی نہیں اور یہ زندہ بھی نہ رہے ہیں. اور آخر میں اب چلتے ہوئے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیس چھانگا مانگے کے علاقے میں پروٹوکول میں فائر کر رہی ہے, فائر مس ہو گئے. لوگ کہتے ہیں بھئی اب ایٹم بم بھی چیک کر لو. فائر کلیئر کیم. آرام. اور بھی ہے بیچ میں. آرام کچھ نہیں, کوئی جلدی نہیں ہے. آرام نہ ڈبل پارٹ کر رہے ہیں. چلو بس ٹھیک ہے, کافی ہے. ٹھیک ہے. اول تو میں تو یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ چلانے کے لیے بنایا گیا تھا, کیونکہ انسانی تاریخ میں 2 واقعات بڑے اہم ہیں. مذاہب آئے, انہوں نے بتایا, جو بنیادی مذاہب میں بیسک جہاں سے شروع ہوتا ہے, کہ ایک اللہ ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا, جو تمہارے معاملات میں تمہاری مدد کرے گا نیکی, اچھائی اور برائی کی بنیاد پہ. پھر اسلام آیا, دنیا بھر میں پھیلا. یہ ساؤتھ ایشیا میں جو اسلام ہے نا, اس کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ کہ ایک اللہ ہے جس کی حفاظت تم نے کرنی ہے. اور سارے مسلمان ساؤتھ ایشیا کے اللہ کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں. پھر قوموں نے ایٹم بم بنایا کہ ایٹم بم قوم کی حفاظت کرے گا برے وقت میں. پاکستان نے ایٹم بم بنایا کہ قوم کو بتایا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو ٹیسٹ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا, جوک تھا یہ. بات ساری اتنی ہے کہ شعور نہیں آنے دینا اس علاقے میں. یہ پروٹوکول گزر رہا ہے, سارا دن ایسے ہی گزرتے ہیں, کر لو فرق کے ساتھ. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہوتا ہی ہے. تو خیر, میں تو آپ سے آخر میں بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ آپ سوچیں, غور کریں. بنگال میں, مشرقی پاکستان سابق میں, بنگلہ دیش میں انقلاب آیا سوشل میڈیا سے, جبکہ بند کیا ہوا تھا کہ نوجوان آپس میں جڑے سوشل میڈیا کے تھرو. آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے جڑتے ہیں ان لیڈروں کے لیے جو اسٹوج ہیں اور جو لالچی ہیں بے تحاشا کے, جو بے شرم ہیں ایک نمبر کے, اور آپ کے بچوں کی بوٹیاں کھاتے ہیں روز. آپ ان کے لیے جمع ہوتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا. جیون دے لئی
मरना फिर। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।